वैसे तो मैं गोरखपुर का ही हूँ, मैं लखनऊ का नहीं हूँ, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं इसी बीच से हूँ। लेकिन मैं वहाँ लखनऊ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बीएचयू के बारे में तो पता है लोगों को, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को साजिशन जो है छुपाया गया है। लेकिन हम लोग उसका प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे महापुरुष के नाम से जहाँ पे 50% SC ST को रिजर्वेशन है, और हर साल वहाँ पे सारी सीटों को फुल नहीं किया जाता है। मतलब हमारे लोग हमारे नाम की यूनिवर्सिटी है उसको भर नहीं पाते हैं, और वहाँ के जो मनुवादी जो प्रोफेसर हैं वो लोग कई बार रीट दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस 50% रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सीटें जो हैं खराब जा रही हैं, ये सीटें फुल नहीं हो रही हैं। तो मैं सबसे पहला आग्रह यह करना चाहता हूँ कि महिलाएं हों, चाहे यहाँ के जो गर्ल्स हैं या जो लड़के हैं, वो उस यूनिवर्सिटी को, अब तो सबके पास एंड्रॉइड फोन आ गया, उसको टाइम पे विजिट करते रहें। गूगल पे टाइप करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो आपको मिल जाएगा। तो आज माता सावित्री फुले जी का जन्मदिन, तो हमने देखा कि आज तो महिलाएं पढ़ रही हैं। आप अगर शहर में जाएंगे, शहर में दिखेगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं, हर तरह के जॉब कर रही हैं। लेकिन यहाँ गांव में जैसे ही आप पिछड़े प्रांत में आते हैं, वहाँ पे एजुकेशन कम दिखता है। तो ऐसे हम लोग जब और पीछे जाते हैं, जितना आप बैकवर्ड एरिया में जाएंगे उतना देखेंगे महिलाओं को शिक्षक पढ़ने का अधिकार कम दिया जाता है। तो इससे हम फिर सोचने मजबूर होते हैं कि ऐसा क्या है। तो इसके पीछे गांव में जो महिलाएं पढ़ रही हैं और गांव में जो महिलाएं नहीं पढ़ पा रही, जो बैकवर्ड इलाका है, और जो शहर में महिलाएं पढ़ रही है, इसमें अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। वहाँ के लोग महिलाओं को बस बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं समझते हैं, उसको भी एक अधिकार समझते हैं। यहाँ पे महिलाएं, जितना भी आप पीछे जाएंगे, जितना पीछे की सोच रहती है लोगों की, आप 20 साल पहले चले जाइए, लोगों के घर में 4 से 5 बच्चों से कम नहीं होता था। आज क्या है? आज लोग जागरूक हुए हैं, आज 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसको हमें 5 साल तक इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। इंटेंसिव केयर का मतलब कि कुछ खा ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं धूप ना लग जाए। 5 साल उनका पीछे हो जाता है। और एक आदमी को जो जिस स्टेज में वो शादी करता है, उस स्टेज में उसको बढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए, उसको अपने अधिकारों को जानना चाहिए। उस स्टेज में वो बच्चों को पालने लगता है, और तो और अपने बाकी छोटे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता, उनको भी कहता आप भी केयर करो। मतलब हम पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि हम ज्यादा तक पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब हमें ये दिखता है कि पॉपुलेशन है तो फिर बेरोजगारी कितना ज्यादा हो गई, बेरोजगारी हो गई ना। तो बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पे आता है शिक्षा का। शिक्षा क्यों जरूरी है, यहाँ पे हमें जानना पड़ता है शिक्षा क्यों जरूरी है, और इसके लिए संघर्ष कौन किया। ये शिक्षा जो है, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किसने किया? तो माता सावित्री बाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इनके जो हस्बैंड थे वो भी क्रांतिकारी थे, बहुत तगड़े क्रांतिकारी थे, और बाबा साहब उन्हीं को राष्ट्रपिता मानते हैं। तो बाबा साहब जो फुले जी थे, ये अपनी उस समय किसी महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर वो पढ़ रही है तो उसको मार दिया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि अगर वो पढ़ लेती है, महिला अगर पढ़ेगी तो इस धरती का सत्यानाश हो जाएगा। इतना तगड़ा लोग डरते थे कि महिला को अगर पढ़ा दे रहे हैं तो इस जो ब्रह्मांड का है वो सत्यानाश हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जाता था? इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आगे करना चाहता हूँ। तो फुले जी ने, इनके जो पति थे, इनको चुपके से घर में पढ़ाना शुरू किए, जिससे ये पढ़ी। फिर कहे कि अब तुम्हारा आगे का मिशन है कि महिलाओं को पढ़ाओ। तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जब ये बाहर निकलती हैं, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, तो महिलाओं को जब ये पढ़ाने के लिए बाहर निकलती हैं, तो जब रास्ते से ये स्कूल की तरफ जाती हैं, तो लोग जो रास्ते में होते हैं वो लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, इनको जो गाली देते हैं, इनको जो है धर्म का सत्यानाश करने वाले बोलते हैं। लेकिन ये फिर भी
एक झोला लेके चलती हैं जिसमें एक सही साड़ी होती है जो साफ रहती है, और एक साड़ी जो है पहनी रहती है जो गंदी हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता है। वो कीचड़ के बीच से निकल करके स्कूल जाती हैं और उनको पढ़ाती हैं। और पहला महिला स्कूल एक मुस्लिम थी, फातिमा शेख, उन्होंने अपना जो है जमीन दिया स्कूल खोलने के लिए। वहां पे कोई भी दूसरा कास्ट का आदमी जो है अपनी जमीन नहीं दे रहा था स्कूल खोलने के लिए, तो उन्होंने अपना जमीन इनको दान किया, उन्होंने पहला स्कूल खोला। तो इतना संघर्ष करके वो महिलाओं को पढ़ाई। और आज क्या दिखता है, आज महिलाएं अपना डिसीजन ले सकती हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं। अब हम बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। पढ़ाई का मतलब क्या है, जैसे मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला काला धन काला धन काला धन बहुत हो गया। तो काला धन क्या है, तो लोगों ने कहा कि काला धन, मोदी जी ने आए और बोले कि काला धन खत्म होना चाहिए। काला तो नाम से ही काला हम लोग सुनते हैं, काले कलर का आदमी, काला दिल है, मतलब काला हमारे दिमाग में एक गलत इंप्रेशन पड़ा देता है। लेकिन हम मूल निवासियों का, हमारे समाज के लोगों का अक्सर रंग काला ही है, एक सांवला रंग होता है। तो एक काले को गलत बता दिया गया। और काला धन, कहीं काला धन है, अब इस काले धन को खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने पूछा, आपसे पूछा कि काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला हाँ खत्म होना चाहिए। तो फिर आपने आगे सवाल नहीं किया कि काला धन होता क्या है। उन्होंने कहा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपने कहा होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, नोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी। अब क्या हुआ, अब काला धन, आपको अगर पढ़े लिखे होते हमारे समाज के लोग तो पूछते पहले काला धन होता क्या है, काला धन की परिभाषा क्या है। तो काला धन वो होता है जिस धन का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो आप अगर एक माचिस खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो वो 2 रुपए का खरीदते हैं, क्या उसका पर्ची बनवाते हैं आप जाते हैं दिन भर मजदूरी करते हैं, 200 रुपया पाते हैं, तो क्या उसका आपको वो मिलता है, लिस्ट नहीं मिलता, रिसिप्ट नहीं मिलता है ना, तो वो काला धन हो गया। आप खेत में काम करते हैं, आप अपने एक एक फसल का अकाउंट नहीं रखते हैं, आप सीए को नहीं हायर करते हैं, आपका वो काला धन हो गया। मतलब जिस धन का कोई लेखा जोखा ना हो वो हो गया काला धन। हम लोगों ने कहा हाँ काला धन खत्म होना चाहिए, उन्होंने बंद कर दिया। और जितने पैसे थे सारे पैसे वो बैंक में चले गए। उस बैंक को उठा करके अंबानी, अडानी, रामदेव इन सबको दे दिया गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शिक्षा की कमी थी। इसी शिक्षा को हमसे दूर रखा गया इन मनुवादियों द्वारा। फिर आया जीएसटी लगा दिया गया, जीएसटी लगाया गया। लोगों ने कहा जीएसटी से हमारा जो है देश की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी, लेकिन जीएसटी लगा और जीएसटी खुद सरकार नहीं समझ पाई और 400 बार के करीब वो संशोधन की। अब सोचिए आपको कोई काम दिया जाए और 400 बार उसको सही करें, उस काम को एक घर बनाने के लिए आपको दिया जाए और 400 बार आप तोड़वा करके उसको फिर से बनाएं, तो क्या आपको किसी लायक समझा जाना चाहिए? लेकिन नहीं, मोदी जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनको जो है होना चाहिए। फिर हम लोग भाई किसान परिवार से आते हैं, यहाँ तो किसानी दिख रही है। अब फार्मर्स बिल आया है, लोगों को लगता है कि फार्मर तो बस पंजाब के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये फार्मर बिल है क्या? यहाँ पे शिक्षा की जरूरत है कि फार्मर बिल है क्या। तो फार्मर बिल में पहला है द फार्मर्स प्रोटेक्शन प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स। इसमें क्या है कि फार्मर्स को आजादी है, किसी भी मंडी में किसी भी जगह वो जा करके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन। तो ये तो लाभ पहले से ही था, इसको क्यों किया गया? इसको किया गया है कॉमर्शियलाइजेशन करने के लिए। मतलब आप जो अनाज उगाएंगे वो उद्योगपति सीधा लेके चले जाएंगे आपसे और कम दाम में। यहाँ पे दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन पीस इंश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट। इसमें क्या है कि फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा, जो आपका ये अनाज हो रहा है, अनाज को वो एक एमएसपी होता है जिसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी पे क्या होता है, सरकार तय करती है अगर आपको मान लीजिए इसमें लगाने का 500 रुपये खर्चा आया, अब 500 रुपये खर्चा आया है और आपको 200 रुपये जाकर मिले बाजार में, तो आपका घाटा हुआ ना।
तो सरकार क्या कहती है कि हम 700 रुपया तय कर देंगे, 700 से नीचे कहीं बिकता है तो आप हमको ला के बेच दीजिए, हम 700 में खरीद लेंगे आपका, तो आपका 200 का फायदा हुआ। लेकिन इस नए एक्ट में क्या हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो है इसको इंश्योर नहीं किया गया है, कहीं पे लिखा नहीं गया है। अब क्या होगा, कहीं पर भी आप अगर मान लीजिए आपको 2000 रुपया यहाँ लगा और मार्केट में गए तो मिल रहा है आपको बेचने पे 500 रुपया, आपका 1500 का सीधे नुकसान हो गया। तो आप सरकार के पास अब जा भी नहीं पाएंगे कि हमको नहीं, हमको 3000 रुपया आप देने के लिए बात किए थे, अब यहाँ हमको जो है 500 रुपया मिल रहा है, इसलिए हम आपसे बेचना चाह रहे हैं। तो ये सब प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है। माइग्रेशन हुआ, जो कोविड-19 था, कोरोना का, इसमें क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर लॉकडाउन लगा तो कहे कि कोरोना से सबको बचना है कि नहीं, कोरोना को देश से भगाना है कि नहीं, सबने बोला हाँ भगाना है, हमको साथ देंगे मोदी जी। लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश बंद कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, सारे मजदूर 2 महीने तक बिना खाए पिए, जितना उनके पास पैसा था उसका यूज किए, उसका इंतजार किए, उसके बावजूद उनको जो है सही से भेजा नहीं गया। उसके बाद वो चलने के लिए मजबूर हो गए, 150 किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर वो पैदल चले। इसमें से किसी को पता है कितने लोग मरे, 30 हजार मजदूर मर गए और कहीं भी आंकड़ा दिखाया नहीं जा रहा। ये क्या है, ये एजुकेशन की बात है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है, इसीलिए हम माता सावित्री को आपके बीच में लाना चाहते हैं। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत सरप्राइज हुए कि इतने ज्यादा लोग आ गए और बाबा जी को देख करके तो हमको तो और जोश आ गया कि और भैया इतना अच्छा बात बोले, और कई माताएं आए और एक गर्ल्स भी आई थी, वो बोली है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप लोग जागरूक रहिए और आपको हायर एजुकेशन में जाना है। पहले की परिस्थिति अलग थी, आज जो है आप जाते हैं तो आपके ऊपर कीचड़ नहीं फेंका जाता है, लेकिन आपका रिजर्वेशन खत्म किया जाता है। आपको बताया जाएगा कि जो चैप्टर 5 है उसको पढ़ लो और एग्जाम में किससे आएगा, चैप्टर 2 से। उसको पता रहेगा चैप्टर 2 से आने वाला था, लेकिन 5 आपको बता करके हटा दिया जाएगा। जब आप जाएंगे एप्लीकेशन भरने तो कहेगा कि आप रिजर्वेशन से है तो आप अपना फीस माफ कराना चाहते हैं कि नहीं, उसमें एक टिक लगाना रहता, तो उसमें कह देगा नहीं पे टिक लगा दो, तो वहां पे जाकर के आपको पैसा देना पड़ता, जबकि आपके लिए वो फ्री था। तो ये क्या है, ये शिक्षा की बात है। हम अगर शिक्षित होंगे तो अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों की बात रखेंगे। आज फार्मर्स जानते 40 के ऊपर फार्मर्स मर गए ठंड से, और लोग कह रहे हैं कि जा करके किसान तो ऐश कर रहे हैं, वो ऐश कर रहा है, ऐश करता तो मरता। वहां पे 40 की, और आप बाहर एक दिन सोकर देख लीजिए, बाहर रोड पे सो करके देख लीजिए कितना ठंडा पड़ रहा है। वो किसान कई महीनों से जो है बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं सरकार कि वहां लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोग जो आगे बढ़ गए हैं वो लोग नीचे के लोगों को समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो ये सब कार्यक्रम के माध्यम से, ये हम लोगों को छोटा छोटा जो एफर्ट है, जो कोशिश है, इससे हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बच्चों को इकट्ठा करें, उनको जो है काउंसलिंग करें। कौन कौन से बच्चे किस क्लास में हैं, किसको इंग्लिश से डर लग रहा है, किसको फॉर्म नहीं आ रही है उसके बारे में नहीं पता है, किसको नवोदय विद्यालय के बारे में नहीं पता है, किसको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, किसको BHU के बारे में नहीं पता है, किसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये नहीं पता है। इन सब चीजों को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी को रखा जाए जो बच्चों का लिस्ट बनाए, कक्षा 12 में कौन है, कक्षा 10 में कौन है, कक्षा 5 में कौन है, और उनको उसके हिसाब से जो है फॉर्म डला दिया जाए, उनको तैयारी करा जाए क्या सिलेबस में आता है। अरे हम कह रहे हैं कि हम 100 करेंगे, उसमें से एक पास होगा, एक तो होगा, एक से शुरुआत तो होगी, और एक जब जाएगा तो वो जब यहाँ आके गाइड करेगा। जैसे क्या होता है कि गांव का एक आदमी दारू पीता है तो सब दारू पीने लगते हैं, एक आदमी टेम्पू चलाएगा तो सब टेम्पू चलाने लगेंगे, एक आदमी यूनिवर्सिटी जाएगा तो सब यूनिवर्सिटी जाएंगे, एक आदमी IAS-PCS बनेगा तो सब IAS-PCS बनेंगे। ये गांव का परंपरा होता है, जिस ओर चलती है एक चीज, एक जगह जो सक्सेस हो जाता है वो सब लोग सक्सेस होने लगते हैं। तो हम यही कड़ी को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग का असर टीम है जो
डीडीयू यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। आकाश पासवान, रमेश पासवान और ये भी दूसरे आकाश पासवान, तो ये सब लोग और ये हमारे दोस्त हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। ये बीएड किए हुए हैं और हमारे साथ एमए इकोनॉमिक्स में थे। तो हम लोग जो है, जो इंफॉर्मेशन जो गैप है, हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ गए, हम जो है स्कॉलरशिप उठा ले हैं, हम रिजर्वेशन से आए हैं चुन करके। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, उसका असली नाम है रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण का असली नाम है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व क्या होता है कि हम, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोगों को माइक नहीं दिया जा सकता है। 100 लोगों को माइक देंगे, अगर एक 10 मिनट बोलेंगे तो 1000 मिनट हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि वो चुनते हैं जो गांव की बात रख सके, जो लोगों के बारे में बता सके, तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं। तो हमारा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन सबको नहीं मिल सकता है। सबको नहीं मिलता है तो क्या होता है, एक आदमी उसमें से जो सबसे तेज होता है, जो एग्जाम में क्वालिफाई कर लेता है, वो जा करके एडमिशन पा जाता है, वो नौकरी पा जाता है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पीछे छूट गए हैं, जिनके सर पे हम पैर रख करके उनको दबा करके ऊपर हो गए हैं, उनको हम ऊपर लाएं। लेकिन हमारे लोग जो आगे बढ़ गए हैं, अब जो गलत किए, जो अपनी तरफ संसाधनों को इकट्ठा कर लिए और दूसरों को नहीं शेयर किए, उनको हम लोग गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग इस समय यूथ हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा फॉर्म के बारे में जान जाए, हर बच्चा स्कॉलरशिप के बारे में जान जाए, हर बच्चा यूनिवर्सिटी के बारे में जान जाए, हर बच्चा कोर्स के बारे में जान जाए, हर बच्चा सिलेबस के बारे में जान जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता होगा, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहता होगा, अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहता होगा, लेकिन उनको गाइडेंस की कमी है। तो माता सावित्री से हम लोग प्रेरित होकर के, डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरित होकर के, बाकी सारे अपने महापुरुषों से प्रेरित होकर के, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है। मिशन को आगे बढ़ाने में हमने जो है असुर टीम के माध्यम से, हमने जो है शिक्षा के एरिया में हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने हैं। इसी के साथ मैं आप सब गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बहुत अभी भी सरप्राइज हूं कि इतने सारे लोग आकर के, इतने बिना बुलाने में ये नहीं आ पाते हैं लोग, बिना बुलाए आप लोग इतना लोग आ गए, बस आवाज सुन करके माइक करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाएं भी साथ आए और सर ने बहुत अच्छा बात किया, बाबा जी ने तो एकदम दिल जीत लिया, और कुमारी प्रतिमा जी ने अपनी बात रखी, और इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे क्या होता है ना कि जिससे हम आते हैं, देखते हैं कि यार ये तो हमसे अच्छा टैलेंट है, हमसे अच्छा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला है, उसको मौका नहीं मिला है, और हमने उसका रिजर्वेशन लिया है। हमको फील होता है, अगर किसी और को फील नहीं होता तो हमको नहीं लगता है, लेकिन हमको फील होता है कि हमारी जगह अगर वो होता है ना तो उससे अच्छा करता है, वो उससे अच्छा करता है, लेकिन मैंने उसका हक खाया है। तो हम रिजर्वेशन का अगर यूज करके, आरक्षण का अगर यूज करके हम आगे बढ़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस बंदे को जो पीछे रह गया है, जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, उसको जो है हम मदद करें और वो आगे आ सके। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतनी धूप में इतने गौर से सुने, और माता सावित्री को और अपने सारे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।